So, control accounts, question number three. This question is from May June 2024, paper 2, variant 3. साल स्टार्ट होता है. Nadia maintains control accounts as part of the double entry system of a business. The purchase ledger and sale ledger contain memorandum accounts only. अच्छा, परचेज लेजर और सेल लेजर के अंदर आपको पता है इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल्स और इंडिविजुअल ट्रेड पेबल्स के अकाउंट जो है वो क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं. देन आगे कहते हैं स्टेट थ्री बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट्स. तो वी नो थ्री बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट्स. इट improves arithmetical accuracy. It improves arithmetical accuracy. It gives total. It gives total trade receivable and trade payable figures and trade payable figures to be used in SOFP. To be used in SOFP जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इस्तेमाल होती है. And then it also helps in detecting frauds. It helps in detecting frauds. तो ये तो सिंपल से उसके तीन एडवांटेज हो गए. आगे कहते हैं ऑन 31 मार्च 2024 नादिया found that the closing balance of the control accounts did not agree with the totals of the individual accounts balances in the purchase ledger and sales ledger. जैसे हमने बात करी थी परचेज लेजर और सेल्स लेजर में इंडिविजुअल कस्टमर और इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवर और इंडिविजुअल ट्रेड पेबल्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं और फिर कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर हमें कंबाइंड ट्रेड रिसीवर एंड कंबाइंड ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं. तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का टोटल बैलेंस गिवन है टोटल ऑफ ट्रेड पेबल्स इन परचेज लेजर, यानी इंडिविजुअल ट्रेड पेबल्स के अकाउंट के बैलेंसेस को जब सम किया, टोटल किया, तो उसका बैलेंस गिवन है. सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन है एंड टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन सेल्स लेजर, यानी कि इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट के बैलेंसेस का जब टोटल किया तो उसका बैलेंस गिवन है. और हमें दिख रहा है कि जो दो बैलेंसेस, यानी कि इन दो बैलेंसेस को सेम होना चाहिए था, ये भी सेम नहीं है, और इन दो को सेम होना चाहिए था, ये भी सेम नहीं है. Nadia discovered the following errors in which accounted for the differences. Okay. A credit note issued by Nadia for $490 had been entirely overlooked. जब आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, आप अगले बंदे के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो बिकॉज ऑफ अ रिटर्न. रिटर्न की वजह से कभी भी सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये कि आप उसके ट्रेड पेबल, अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो. तो आप रिटर्न करके लाइबिलिटी कभी भी नहीं बढ़ाओगे. इट मींस जब भी क्रेडिट नोट इश्यू होगा, इट विल बी योर सेल रिटर्न, जिसकी बेसिस पे आप अपने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को बेसिकली क्रेडिट कर रहे हो और उसको ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि भाई मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है बिकॉज ऑफ द रिटर्न दैट यू इनिशिएटेड. तो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज अ सेल रिटर्न. तो यहाँ कह रहे हैं 490 की एक सेल रिटर्न हुई है जो कि कंप्लीटली ओवरलुक कर दी गई है. तो अगर एक ट्रांजैक्शन, यानी कि सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओवरलुक कर दी गई है, इट मींस कि ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं है. तो इसको कंट्रोल अकाउंट यानी एसएलसीए में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ सेल रिटर्न. तो इसका परचेज लेजर या पीएलसी से कोई लेना देना नहीं है. और इसको इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ रिसीवेबल के अंदर भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसके इम्पैक्ट को लेके जाना पड़ेगा. जब आपके पास कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ही नहीं होती तो वो एसएलसीए में भी एडजस्ट होगी, अपडेटेड एसएलसीए में, एंड वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी जाएगी. तो मैंने लिख दिया कि एसएलसीए में भी डालेंगे इसको अपडेटेड, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर भी ये जाएगी. The total of the purchase journal had been understated by 3250. Purchase journal क्या है, आपकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है. अगर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा तो वो सीधा कंट्रोल अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा. परचेज जर्नल के अंदर क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती है. आपने क्रेडिट परचेजेस अंडर स्टेट करी में कितने से, 3250 से. तो आपको जाहिर सी बात है आपका फिर जो परचेज एज कंट्रोल अकाउंट है उसका बैलेंस भी 3250 से अंडर स्टेटेड होगा. इसको ठीक करेंगे तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री का जब भी कोई मसला होगा वो सीधा सीधा पीएलसीए को इम्पैक्ट करेगा. तो दिस विल इम्पैक्ट योर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. एसएलसीए को क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली परचेजेस से रिलेटेड बात है. इसका कोई सेल से लेना देना नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल से लेना देना नहीं है. Then, a check for 380 received from a credit customer had been dishonored by the bank. This had been incorrectly recorded on the debit side of the cash book. यानी कि डिसऑनर चेक जो कि एक्चुअल में आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना था, आपने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया है.
बट हैड बीन पोस्टेड करेक्टली टू द लेजर अकाउंट, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट में आपने ठीक ट्रांजेक्शन डाली है। तो भाई कैश बुक इज अगेन अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अगर आपने एक पेमेंट जिसको क्रेडिट साइड पे शो करना था अगर डेबिट साइड पे शो कर दिया, तो आप तो ये दिखा रहे हो कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसे और आ गए। आप क्रेडिट साइड पे शो करके ये दिखाना चाह रहे थे कि पैसे आए नहीं है, चेक डिसऑनर्ड हो गया। डेबिट साइड पे शो करके आपने दिखा दिया कि ये पैसे और आ गए, यानी कि एक तरीके से रिसीट ट्रीट कर लिया आपने $380 को, जबकि वो रिसीट थ्री नहीं, यानी कि वो पैसे आए तो नहीं थे, बल्कि आप तो रिकॉर्ड कर रहे थे जो पुराने पैसा है वो भी नहीं आए थे। तो अब आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो फजूल में जो 380 की डेबिट ट्रांजेक्शन बनी है उसको खत्म करने के लिए 380 से आपका SLCA क्रेडिट होगा। क्यों सर SLCA क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि भाई लेजर के अंदर तो सही से गया है, तो लिस्ट ऑफ रिसीवेबल को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, यानी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट में ये ठीक पोस्टेड है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मसला है तो किसको इम्पैक्ट करेगा? कंट्रोल अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा। और क्योंकि रिसीवेबल की बात हो रही है, कस्टमर की बात हो रही है, तो फिर ये SLCA को इम्पैक्ट करेगा। और क्योंकि जो अमाउंट क्रेडिट होनी थी वो डेबिट हो चुकी है, तो अब हमें डबल अमाउंट से SLC को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा इस एंट्री को ठीक करने के लिए। तो मैंने मेंशन कर लिया कि भाई ये SLCA को इम्पैक्ट करेगा। Next is an error of an original entry had occurred when a purchases invoice of 4650 had been recorded as 5640। तो एक परचेजेस की ट्रांजैक्शन थी, इनवॉइस थी, जिसको आपने 4650 से रिकॉर्ड करने की जगह 5640 से जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। तो आई बिलीव दिस वुड बी 990। तो 990 से आपने ट्रांजैक्शन को, अपनी परचेज को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए था। तो परचेज इनवॉइस है, ठीक है ना, परचेज इनवॉइस को आप किधर रिकॉर्ड करते हो? परचेज जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हो। और उसमें आपसे क्या हो गया? उसमें आपसे एरर हो गया कि आपने उसको 990 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। तो दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर PLCA। बट द क्वेश्चन इज के विल इट ऑल्सो इम्पैक्ट द लिस्ट ऑफ पेबल्स? ठीक है, क्या ये लिस्ट ऑफ पेबल को भी इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए ये जो उसने लिखा है ना, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये जो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हुआ है परचेज इनवॉइस के अंदर, क्या ये परचेज जनरल पे हुआ है खाली, या ये इंडिविजुअल अकाउंट में हुआ है? ये उसने कहा है जनरल एरर। हमने एक बिल, अब सुनिएगा बात, बिल ही गलत बना दिया। बिल बनता है उसके बाद आपका जो है वो परचेज जनरल के अंदर भी रिकॉर्ड होता है, जिससे PLCA बनेगा, और फिर वो इंडिविजुअल ट्रेड पेबल के अकाउंट में भी पोस्ट होता है। जब आपका बिल ही गलत है तो आपने इंडिविजुअल ट्रेड पेबल के अकाउंट में भी एंट्री गलत पास करी है, और आपने फिर जाहिर सी बात है परचेज जनरल के अंदर भी गलत फिगर रिकॉर्ड किया, जिसकी बेसिस पे आपका PLCA भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो दिस विल इम्पैक्ट बोथ PLCA एज वेल एज द लिस्ट ऑफ पेबल, यानी कि ये रिकंसिलिएशन को भी इम्पैक्ट करेगा। और लास्ट एडजस्टमेंट अगर आप देखें, इंटरेस्ट ऑफ 70 चार्ज ऑन एन ओवरड्यू कस्टमर्स अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। जहां पे इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में डेबिट हो रहा था, आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो अब डबल अमाउंट है कस्टमर के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। सिंस इंडिविजुअल कस्टमर की बात हो रही है, तो दिस विल इम्पैक्ट द लिस्ट ऑफ रिसीवर, या ये कह लो कि टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवर एंड सेल लेजर, जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स का ही टोटल होता है, उसको इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो भी लिस्ट ऑफ रिसीवेबल इंडिविजुअल अकाउंट को जब इम्पैक्ट करेगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटेड किया जाएगा। तो जहां पे वो उसको डेबिट करना था आप क्रेडिट कर चुके हो, तो डबल अमाउंट से अब हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो था वो हमने कर लिया है कि हमने एडजस्टमेंट्स को पढ़ के या एरर्स को पढ़ के आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एरर आपके कंट्रोल अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा या ये इंडिविजुअल अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर वो कंट्रोल अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसको हम अपडेटेड SLCA या अपडेटेड PLCA के अंदर एडजस्ट कराएंगे। अगर वो इंडिविजुअल अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसको हम फिर जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंदर हम उसका इम्पैक्ट लेके जाएंगे। तो अगर अब आप नेक्स्ट उस पे आए, तो पहले आपसे कहता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू करेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेड पेबल। तो यानी कि आपसे एक अपडेटेड PLCA मांगा हुआ है, करेक्शन ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, और आपसे करेक्शन ऑफ टोटल परचेज लेजर बैलेंसेस मांगा हुआ है, यानी कि एक तरीके से ये कहा जाए कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांग लिया। तो कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस उसने खुद ही लिख के दे दिया है। अब आप देखिए PLC को क्या चीज इंपैक्ट कर रही थी? एडजस्टमेंट टू PLC को इंपैक्ट कर रही थी, जहां पे आपने परचेजेस जनरल को 3250 से अंडर स्टेट किया हुआ था। परचेज जनरल में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, वो कम है तो ट्रेड पेबल भी कम है, इसको ठीक करूंगा तो ट्रेड पेबल भी बढ़ जाएंगे। तो 3250 से यहाँ पे हमारे पास ट्रेड पेबल बढ़ जाएंगे, बिकॉज ऑफ परचेज जर्नल पहले क्या था? अंडर स्टेटेड था। परचेज जर्नल
अंडरस्टेटेड था, इस वजह से आप इसको ठीक किया, तो ये आपका ट्रेड पेबल या पीएलसी का बैलेंस 3250 से बढ़ जाएगा। देन उसके बाद आपके पास एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैड अकर्ड व्हेन परचेजेस इनवॉइस ऑफ 4650 हैड बीन रिकॉर्डेड एज 5640। तो ये 990 का डिफरेंस है, 990 से आपने अपनी परचेजेस को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो यहाँ पे जब 990 से ज्यादा परचेज को रिकॉर्ड किया तो पीएलसी में भी ज्यादा रिकॉर्डेड है, विच मीन उन्होंने पीएलसी के ट्रेड पेबल को बढ़ाया हुआ होगा, ठीक करूंगा तो ट्रेड पेबल कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इनवॉइस का एरर है, तो बस इधर इनवॉइस लिख देते हैं। एंड ये वाला एरर जो है ये लिस्ट को भी इम्पैक्ट करेगा। ये हम पहले अच्छा इसका टोटल कर लेते हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो फिगर जानी थी उसका, क्योंकि पीएलसी में सिर्फ यही दो फिगर जानी थी, हमने वो रिकॉर्ड कर ली। अगर इसका टोटल किया जाए 28540 प्लस 3250 माइनस 990, तो ये आपका बन रहा है 30,800। ये बन रहा है 30,800। दिस इज योर अपडेटेड पीएलसी। दो ही ट्रांजैक्शंस ने पीएलसी को इम्पैक्ट करना था, तो उनका इम्पैक्ट हमने ले लिया। एंड देन एक ही ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स को इम्पैक्ट कर रही थी, जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पेबल्स में जाएगी, जो कि ये 990 वाली ही ट्रांजैक्शन थी। तो 990 से ये आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंस को भी कम करेगी, क्योंकि आपने ज्यादा परचेज रिकॉर्ड कर लिया ना भाई। तो आपने उसको जैसे मैंने बताया, परचेज जर्नल में भी ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया होगा, इंडिविजुअल पेबल के अकाउंट में भी ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि आपकी इनवॉइस की फिगर ही गलत है। इनवॉइस फिगर के बाद ही तो सारी एंट्रीज बननी है परचेज जर्नल में और अपेरेंटली आपके ट्रेड पेबल के अकाउंट में। तो यहाँ पे भी जब आप इसको ठीक करोगे तो आपकी परचेज की इनवॉइस की फिगर ज्यादा थी, जब आप उसको कम करोगे आपके ट्रेड पेबल के अकाउंट का बैलेंस भी कम होगा। तो 31970 माइनस 990, ये भी आपके पास, अच्छा ये अब आ रहा है, गलत आ रहा है। अच्छा ये अब देखना पड़ेगा कि ये 3980 आ रहा है मेरे पास, और ये उसूली तौर पे आना चाहिए 3800। तो कोई एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि हमने मिस कर दी है। 31970 यहाँ पे था। क्रेडिट नोट इशूड बाय, ये तो सेल, आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट तो ट्रेड रिसीवेबल का ही हो रहा है, हाँ ठीक है, ये तो सेल्स में जाएगा। टोटल ऑफ परचेज जर्नल हैड बीन अंडरस्टेटेड बाय 3250, इसको भी सही कर लिया। पहला वाला काम दोबारा से चेक कर लेना है। 28,540 प्लस 3250 माइनस 990, 30,800 ही आ रहा है। 31790 माइनस 990, 31790 माइनस 990। अच्छा सॉरी, क्या काम सही हुआ है? हमने जो मैंने कैलकुलेटर में गलत डाल दिया था, काम सारा ठीक है, हमने कैलकुलेटर में गलत डाल दिया था, यही काम होना है। मैंने कैलकुलेटर के अंदर मिस्टेक कर दी थी। तो आपका ये 30,800 ही जाएगा। एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड एज बैलेंस एज पर अपडेटेड पीएलसी। आप इसको डालोगे जब आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज बैलेंस एज पर अपडेटेड पीएलसी, तो मैं यूपीएलसी लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपका सिंपल सा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी अपडेट हो गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपकी बन गई। आगे बढ़ते हैं, तो यही काम अब हमें कंट्रोल अकाउंट एसएलसीए के लिए भी करना है। एसएलसीए के लिए जब ये काम करना था, तो अब हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। पहले हमारी ये सेल रिटर्न थी जो कि कम्प्लीटली ओवरलुक्ड है, इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल नीचे जाएंगे। तो 490 यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये हमारा क्रेडिट नोट था, जिसकी वजह से सेल रिटर्न हुई है, तो आप सेल रिटर्न भी लिख लेंगे तो वो भी बात ठीक है, जो कि ओवरलुक था। अच्छा ये 490 क्योंकि ओवरलुक था, तो ये दोनों जगह जाएगा। ये तो सबसे सिंपल होती है ना, अगर कोई ट्रांजेक्शन ओमिट हो गई है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो वो तो एसएलसी है, यानी कि कंट्रोल अकाउंट को भी इम्पैक्ट करेगी और वो इंडिविजुअल अकाउंट को भी इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ ही लिख लेते हैं कि भाई इसने तो रिटर्न है, सेल रिटर्न है, तो दोनों ही अकाउंट्स के बैलेंसेस को ही कम करेगी। एरर 3 जो था वो प्योरली एसएलसी को इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि वो कैश बुक का मसला था। उसने लिखा हुआ है ना, had been dishonored by check correctly incorrectly recorded on the debit side of cash book but had been posted correctly to the ledger account, यानी इंडिविजुअल अकाउंट में ठीक है और कैश बुक के अंदर गलत है। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमें डबल अमाउंट से एसएलसी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिसऑनर चेक क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो 380 प्लस 380, दैट वुड बी 760, यस 760 से हम हमारे एसएलसी को कम करेंगे बिकॉज ऑफ डिसऑनर चेक, जो कि गलत रिकॉर्ड हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद डिसऑनर चेक के बाद जो है हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 50, जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगी। अच्छा मैंने रिकंसिलिएशन लिखा हुआ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर तो परचेज से रिलेटेड रिकंसिलिएशन है तो वो जाहिर सी बात है वो उधर ऊपर चली गई थी, और अगर सेल्स से रिलेटेड, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड रिकंसिलिएशन है तो वो इधर आएगी।
तो ये आखिरी वाली जो है वो रिकंसिलिएशन आप देख लें, कस्टमर अकाउंट बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि कस्टमर से रिलेटेड बात है, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड बात है। तो हैड बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज कस्टमर अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। आपने गलती से क्रेडिट कर लिया तो अब इसको डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, यानी डबल अमाउंट से इसको बढ़ाना पड़ेगा। 70 टाइम्स 2 इज 140, और इसको मेंशन कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अकाउंट। ठीक है, यही दो ट्रांजेक्शन्स थी। ऐड सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। पहले कंट्रोल अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं। 35,790 -490 -760 34,540, 34,540, ये आपका आ गया अपडेटेड एसएलसी है। और दूसरे वाले का अगर देखें, 36,410 -490 माइनस +140, तो ये आ रहा है 35,780। फिर से मैंने कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं कर दी, देख लेते हैं, मुझे लग तो रहा है। क्रेडिट नोट 490 माइनस होना था, 760 से ये डिसऑनर चेक था, ये भी माइनस होना था। 380 टाइम्स 2 करके देख लेता हूँ, वहाँ 760 से ही माइनस होना था। देन उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू कस्टमर अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट, तो वो भी डेबिट होना था। 35,790 -490 -760 34,540, 36,410 -490, credit note had been completely overlooked। ठीक है, I posted correctly to the ledger account। -490 +140 36,060। यहाँ पे अब आ रहा है मसला। आना चाहिए तो नहीं था, लेकिन कोई ना कोई डेफिनेटली हमसे मिस्टेक हुई है। ओके, हाँ मिस्टेक दिख गई। डिसऑनर्ड चेक, सॉरी, डिसऑनर्ड चेक प्लस होना है। क्यों प्लस होना है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से आपको दे देता हूँ। देखिए, इसने जो बात लिखी थी ना, मैं थोड़ा वर्डिंग्स के अंदर इसमें मार खा गया। इसने बात लिखी है कि हमने जो उसको क्रेडिट किया है, करना था बेसिकली वो कैश बुक में क्रेडिट करना था। जब डिसऑनर्ड चेक होता है, डिसऑनर्ड चेक क्यों होता है? वो होता है कि आपको पहले ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिलते हैं, आप एंट्री, चेक मिलते ही आप एंट्री बना लेते हो, बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। कुछ टाइम बाद आपको पता चला ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब आपकी एंट्री बननी थी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बैंक यानी कि आपका कैश बुक क्रेडिट। इसमें उसने लिखा है कि जो 380 की ट्रांजैक्शन जो कि डिसऑनर्ड चेक हो गई थी, दिस हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक में अंडरलाइन करने के बाद भी मैंने इसको कंट्रोल अकाउंट कंसिडर कर लिया। भाई अगर कैश बुक की वो डेबिट साइड पे आई है, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको इवन एक्सप्लेन भी किया था, फिर भी गलत लिख लिया, रिसीट। ये आपने उसको इस 380 को एज अ रिसीट ट्रीट कर लिया। जब आपने इस 380 को रिसीट ट्रीट कर लिया तो ट्रेड रिसीवेबल 380 से फर्दर कम हो गए। तो होना क्या चाहिए था, जहां आपने डिसऑनर चेक की वजह से ट्रेड रिसीवेबल को क्या करना था, डिसऑनर चेक जब होता है तो कैश बुक क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। यहाँ पे मसला ये हुआ है कि इसने कैश बुक को क्या कर लिया है, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, उसने डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पे रिकॉर्ड कर लिया। यही तो उससे मसला हुआ था। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पे वो रिकॉर्ड होनी ही नहीं चाहिए थी, वो तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, और ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। तो पहले आपसे क्या मसला हुआ कि आपने जब इसको डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पे रिकॉर्ड किया तो आपने इसको रिसीट ट्रीट कर लिया। जब आपने रिसीट ट्रीट किया तो जाहिर सी बात है ट्रेड रिसीवेबल रिसीट की वजह से फर्दर 380 से कम हो गए। तो जहां पे आपने डिसऑनर चेक की वजह से ट्रेड रिसीवेबल को 380 से बढ़ाना था, कैश बुक क्रेडिट होती यहाँ पे उसूरी तौर पे, और आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डेबिट होता। ठीक है, उसकी जगह हुआ क्या कि आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया। जब आपने कैश बुक को 380 से डेबिट किया तो डेफिनेटली आपने इसको रिसीट ट्रीट कर लिया। तो आपके ट्रेड रिसीवेबल 380 से क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो जहां पे ट्रेड रिसीवेबल 380 से बढ़ना था, आपने ट्रेड रिसीवेबल को 380 से कम कर दिया। अब जब इसको ठीक करना पड़ेगा तो ट्रेड रिसीवेबल 760 से कम नहीं होंगे, बल्कि 760 से हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ओरिजिनली भी डिसऑनर चेक की वजह से ट्रेड रिसीवेबल ने बढ़ना था। हमारी गलती की वजह से ट्रेड रिसीवेबल, जब हमने कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड पे एंट्री बनाई और उसको एज अ रिसीट ट्रीट किया, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल को 380 से कम कर दिया है। डबल अमाउंट क्या होगी कि भाई सबसे पहले तो जो फजूल की आपकी गलती थी उसको ठीक करो, और फिर जो ओरिजिनल ट्रेड रिसीवेबल बढ़ना था 380 से उसको बढ़ाओ। तो करेक्टिंग एंट्री वुड बी ट्रेड रिसीवेबल 760 से डेबिट
और जो है वो आपकी कैश बुक जो है वो कितने से क्रेडिट, 760 से क्रेडिट, क्योंकि वो फजूल में 380 से बढ़ाई है, जबकि उसको भी 380 से आपने कम करना था। तो यहाँ पे ये 760 से क्या होगा, ये 760 से प्लस होगा। अब अगर हम करेंगे तो मोस्ट ऑफली हमारा काम ठीक हो जाएगा। 35790 माइनस 490 प्लस 760, 36060, 36060। और अगले उसमें अगर जाएं, 36410 प्लस माइनस 490 प्लस 140, तो ये आपके पास हो गया 36060, यानी कि दोनों फिगर्स दोबारा से बराबर आ गई। तो ये आपके पास बैलेंस एज पर SLCA निकल कर आ गया। ये आपके दोनों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अपडेटेड PLC भी बन गए और दोनों की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बन गई। लास्ट पार्ट में वो कहता है कंट्रोल अकाउंट सम टाइम कंटेन कॉन्ट्रा एंट्रीज, एक्सप्लेन व्हाई कॉन्ट्रा एंट्रीज में बी मेड इन कंट्रोल अकाउंट्स। क्योंकि भाई जब आपका एक ट्रेड रिसीवेबल एक ट्रेड पेबल भी होता है, और आप अगर एग्री करते हो म्यूचुअल बेसिस पे कि हम हमारे बैलेंस को सेट ऑफ कर लेते हैं, तो उसको फिर दोनों कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। सो व्हेन अ ट्रेड रिसीवेबल इज ऑल्सो a trade payable and the business agrees to set off the balance, to set off the balance, a contra entry will be made, will be made in both PLCA and SLCA by lower amount, यानी ट्रेड पेबल जो आप ओ करते हो, जो आपको मिलने हैं और जो आपने पे करने हैं, यानी कि जो आप ओ करते हो, जो आप ओन करते हो, उसमें से जो लोअर अमाउंट होगी उससे कॉन्ट्रा सेट ऑफ किया जाएगा बाय लोअर अमाउंट टू रिड्यूस बोथ बैलेंसेस, ताकि आप दोनों बैलेंसेस को फिर रिड्यूस कर सको। That is why a contra entry will be made, and this was your whole question on control accounts. तो ये दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड होता है? हाँ, कॉन्ट्रा सेट ऑफ जो होता है वो आपकी दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड होता है, यानी कि दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। PLCA में भी ये PLCA के ट्रेड पेबल को बैलेंस को कम करेगा, तो PLCA में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। SLCA में ये जो है वो ट्रेड रिसीबल के बैलेंस को कम करेगा, तो SLCA में ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। दोनों ही ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीबल के बैलेंस को ये कम करता है।